बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर AP माहेश्वरी जो DG हैं और इन एब्सेंशिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया जो कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूँ। मिस्टर जुल्फ़िकार हसन ADG, आप यहाँ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में मैं जो भी कहना चाहूँगी मुझे उसके लिए बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि आपकी मौजूदगी में मैं अपनी बात रख पाऊँगी। सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं 30 लाख से ज़्यादा आई एम टोल्ड CRPF परिवारों के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो डिजिटली यहाँ प्रेजेंट हैं, तो दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। जैसा हम सब जानते हैं, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है और ऐसे में महिला अधिकार, महिला पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करना, जिसे कायम कराना, यह एक बहुत बड़ा हमारा नैतिक दायित्व है। अभी किरण जी ने कहा कि बहुत कुछ गुंजाइश है, तो मैं सोचती हूँ ये काफ़ी हमने वो बोला है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तभी हमारे समाज में स्त्रियों को भी उतनी ही अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी जितना कि पुरुष को मिलेगा। बचपन से सुना था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही सुन के बड़े हुए थे, लेकिन साथ ही साथ उसी सांस में यह भी बार बार सुना था, ढोल गवार शूद्र अरुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप इनको कैसे बैलेंस करेंगे? एक तरफ देवी, एक तरफ पांव की जूती। इस तरह के समाज में हम लोग सब बड़े होते हैं। जस्टिस लीला सेठ का नाम आप लोग सबों ने सुना होगा। उन्होंने कहा था, वी ऑल नो दैट विमेन आर हाफ द वर्ल्ड एंड होल्ड अप द स्काई, बट वेयर आर दे व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी। जब समानता की बात होती है, कहाँ हैं महिलाएं? यह हमारे मन में है, ये हम सोचते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सदियों से महिलाएं पितृसत्तावाद से जूझ रही हैं। एक तरफ देवी, दूसरी तरफ उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी हालातों का सामना करना पड़ता है। जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या, जन्म के बाद शिशु हत्या, और अगर बच भी गए तो निरंतर संघर्षमय जीवन, दूसरों पर आधारित जीवन, बचपन में पिता और भाई का सुनना, बड़े होकर पति और ससुराल में। ऐसे में अपना स्व कैसे बनेगा? खाना अगर हो तो पहले भाई को मिलेगा, पढ़ाई हो तो भाई को मिलेगी, कुछ बचा खुचा हो तो बेटी के हाथ आएगा, बाद में पहले पति और बच्चे। एक महिला के स्वास्थ्य को और उसकी वैचारिक प्रबुद्धता की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए संदेश दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक ऐसा संदेश है जो इस समाज के भयावह सत्य को इंगित करता है और इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत बताता है। मैं कावा का आज बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके प्रति आप सभी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, और इस सब्जेक्ट को आपने आज के लिए लिया है। और समाज में ये जो लैंगिक असमानता है, ये सोच समझकर बनाई हुई एक ऐसी खाई है जिसमें समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफ़र बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। कानून हैं, हमारे कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके बावजूद भ्रूण हत्या होती है, शिशु हत्या होती है, क्योंकि वो लड़की है। ये सब हो रहा है। कई बार कुछ आंकड़े सामने आते हैं, कई बार आंकड़े छुपा लिए जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ थोड़े आंकड़े रखना चाहूँगी। अगर आप देखें तो हर साल 1,20,00,000 लड़कियों में से सिर्फ 30% हैं जो अपना 15वां जन्मदिन मना पाती हैं। ज़्यादातर उसके पहले ही खत्म हो चुकी होती हैं। अगर विश्व के समस्त देशों में महिला शिक्षा के आंकड़ों को देखें तो भारत का स्थान 112वां है। अगर इन आंकड़ों को साधारण भाषा में समझें तो 10 लड़कियां अगर कक्षा 1 में प्रवेश लेती हैं तो कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते 6 लड़कियां ही बचती हैं, और जब वे माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचती हैं सिर्फ 5 ही बचती हैं, और कॉलेज जाते जाते सिर्फ हर 100 बच्चों में 100 युवा जो कॉलेज में गए हैं उनमें से सिर्फ 4 या 5 लड़कियां होती हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद ही देख सकते हैं कि लड़कियों के संग क्या समानता दिखाई जा रही है। अगर आप कामकाजी महिला को भी देखें
तो उनका जितना भी काम है, एक तरफ कामकाजी महिलाएं हैं, उनको 4% से ज़्यादा उनका कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप उनको नहीं पाएंगे कि बड़े ओहदों पे पहुंच पाती हैं। और उन महिलाओं का तो कहना ही क्या, जो गाँवों में, खेतों में या अपने परिवारों में काम कर रही हैं, अब वो तो अनएक्नॉलेज्ड लेबर मात्र ही रह जाती हैं। और जबकि मुझे बड़ी खुशी है इस बात से कि अभी इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, शायद हाउसवाइफ्स के काम को भी एक्नॉलेज किया जाएगा पब्लिकली, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे खतरनाक आंकड़ा जो मुझे लगता है वो ये बताता है, हर 3 महिला में से कम 1 हिंसा का शिकार है। यह चारों तरफ फैला हुआ है। पॉलिटिकल लीडरशिप में आप देखिए तो रिजर्वेशन के बावजूद अगर कोई महिला आ जाती हैं तो उनका होता है राज्य को करने का तरीका या उनके पति का होता है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। कोविड ने तो इतना और ख़राब कर दिया है ये सारी स्थितियों को। पूरी दुनिया में 24 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं और बच्चियां सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस की शिकार हो रही हैं, जो कि यूएन की एक रिपोर्ट ने बताया है। हिंदुस्तान में भी अगर देखें तो 6 लाख से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाई से निकाल लिया गया है, और वो या तो डोमेस्टिकेशन कर दिया गया है या उनको ट्रैफिकिंग कर दी गई है, नहीं तो उनकी अर्ली मैरिज कर दी गई है। तो इस समानता को हम कैसे दूर करें, और ये क्यों ज़रूरी है? ये अधिकार है, ये गर्ल का राइट है, हमें इसे किसी तरह भी उनको ये राइट दिलाना होगा। महिलाएं भी सबला हैं। सबसे पहले यह भ्रांति महिलाओं के दिल से भी और समाज के दिल से भी निकालनी होगी। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। आज कोई भी महिला इसके लिए तैयार नहीं है। हर महिला अपने आप को सबला बताना चाहती है और वो समाज के नज़रिए को बदलना चाहती है। उन्हें भी पूरा अधिकार है, लड़कों की तरह उन्हें जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आई जस्ट विश कि उसमें एक लाइन ये भी जुड़ जाए, आत्मनिर्भर महिलाएं। अगर ये होगा तो अपने आप ही हमारा समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। सशक्त महिला का एक अर्थ यह भी है कि सशक्त सजग परिवार। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं, एक लड़की को पढ़ाते हैं, पूरा परिवार पढ़ लेता है, पूरा परिवार सजग हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत ही सशक्तिकरण के लिए बच्चों को पढ़ाना होगा। एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के में बताया गया है, स्कूल का 1 साल एक महिला को 12% की औसत से उसकी इकोनॉमी को बढ़ा देता है और वो अपने परिवार को गरीबी से दूर ला पाती है। इसी तरह उसमें आगे कहा गया है, अगर सेकेंडरी एजुकेशन में, जो कि मैंने अभी बताया था कितना खराब आंकड़ा है हमारे देश में, अगर सेकेंडरी एजुकेशन में महिलाओं की संख्या सिर्फ 1% अगर हम बढ़ाते हैं तो देश की इकोनॉमी में 0.3% इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। इन मुद्दों को देखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि महिलाओं को पढ़ाना, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। दुख की बात तो यह है कि जब वेलफेयर की बात होती है तो बात सिर्फ प्रतिबंधों पर आकर रुक जाती है। अकेले नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, रात में नहीं निकलना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे नहीं करना, हर चीज़ में दबा दिया जाता है। और चाहे वो खाना हो, पहनना हो, पढ़ाई हो, बाहर निकलना हो, खतरा है, अगले घर जाना है। आप सोचिए ना, ऐसे माहौल में कोई भी लड़की अपना स्व कैसे पहचानेगी। मेरे पास एक छोटी सी कविता है, हमारे ही एक बच्चे ने लिखा है, मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बातें चल रही हैं न जाने कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे, ज़माना खराब है यह कहकर न जाने कितने प्रतिबंध लगे हैं मुझ पर अब तो, जब समानता मैं तब मानूंगी जब घर से अकेले कॉलेज जाने तक नहीं घूरेंगी मुझे गिद्ध दृष्टियाँ एक टक, रात के अंधेरे में भी जब चल सकूंगी मैं बेखौफ, समानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ, लड़की हो यह कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जबरन नहीं करना होगा स्वीकार मुझे कोई भी अभाव, सिर्फ कानून नहीं दिला सकता मुझे समानता का अधिकार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार, संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार।
आप देख ही रहे हैं, जब तक इस संकीर्णता को हम नहीं छोड़ेंगे, लड़कियां अपने दायरे से आगे नहीं निकल पाएंगी। अगर आप देखते हैं तो हमारे संविधान में महिला समानता, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत ही स्ट्रांगली कही गई है। प्रियम्बल में भी जो मूल अधिकारों की जहां बात की गई है, राज्य को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव महिलाओं के पक्ष में करने का मापदंड दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सामाजिक वास्तविकता तो बिल्कुल विपरीत है। यह जो गार्गी मैत्रेयी का देश था, मध्य युग में महिलाओं को बिल्कुल पीछे कर दिया गया, तरह तरह के शोषण हुए। महिला समानता व सशक्तिकरण का कार्य अगर देखा जाए तो फिर से 20th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ ही शुरू हुआ। बहुत से राजनीतिक सुधार हुए और साथ ही साथ राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधार, महात्मा गांधी, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, बहुत लोग इन्होंने बहुत काम किया। वोट पे अधिकार, नौकरी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट्स गवर्निंग डिवोर्स एंड मैरिज, चाइल्ड केयर राइट्स, हेल्थ राइट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स तथा अन्य तरह के अधिनियम निकाले। अगर देखा जाए तो अधिनियमों की कमी नहीं है। मैंने कुछ ही अधिनियम यहाँ लिखे तो मैंने देखा 11 अधिनियम बन गए। अगर इन अधिनियमों को, इन रूल्स को ठीक से फॉलो किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें महिला समानता या सशक्तिकरण के बारे में बात करनी पड़ेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भावस्था अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, राष्ट्रीय महिला योग बनाया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, जिसको हम पॉश बोलते हैं। इस तरह से इतने कानून हैं, लेकिन महिलाओं को ही नहीं पता कि उनके पास इतने अधिकार हैं और इतने तरह के कानून हैं उनकी रक्षा के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्हें इन कानूनों के बारे में उनकी जानकारी हो। यहीं से मैं अपनी संस्था उदयन केयर के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये संस्था, मैं इसकी फाउंडर हूँ और करीब 26 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, 1994 में। उस समय महिला सशक्तिकरण ही सबसे ज़्यादा दिमाग में था, लेकिन उससे भी ज़्यादा था बालिकाओं का सशक्तिकरण। अगर बालिका सशक्त होगी तो अपने आप ही वो एक सशक्त महिला बनेगी। इस दिशा में जब मैंने जब रिसर्च करनी चालू की, बहुत सी संस्थाओं को देखा, तब मुझे पता चला कि जो बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चियां, वो किसी भी संस्था में जाती हैं, एक अनाथ बच्ची की तरह जाती हैं। जब वो 18 में हो जाती हैं, उनको निकलना पड़ता है उस संस्था से, एक अनाथ बच्ची की तरह ही निकल जाती हैं। न उनको कुछ पढ़ाया गया होता है, न उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। ये 26 साल पहले की बात बता रही हूँ। इसी ने मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाई कि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग उनको नहीं सिखाया जाता। वो अपने परिवारों से बिछुड़ गई हैं। ये नया जो उनको परिवार मिलता है वो उनको परिवार सा लगता नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें? तो हम लोगों ने जो उदयन घर्स बनाए, उदयन का मतलब है सनराइज, तो उदयन घर का में हम लोगों का आइडिया ये था कि हर बच्चे को सनशाइन मिले और वो जीवन में कुछ बन सके। अगर आप देखें तो हमारे 17 होम्स हैं। इन 17 होम्स में 4 होम्स बॉयज़ के हैं। आपको इससे भी जाहिर होगा कितनी लड़कियों को निकाला जा रहा है खुद के घरों से, लड़कों को फिर भी उनको अपने घरों में रहने का मौका मिल रहा है। तो इन घरों में हम लोग इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और मेरी तरह 35 और मेरे मेंटर्स हैं जो इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं एक माता पिता की तरह। और इन बच्चों को हम लोग बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। आप इतनी सारी महिलाओं को देख के तो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि आप में से कुछ हमारे साथ मेंटर्स की तरह जुड़े, आएँ। अभी शारदा जी ने तो आते ही मुझे बताया, मैं आकर के आपके बच्चों के घर को ज़रूर देखना चाहूँगी। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप आइए और हमारी बालिकाओं का मनोबल बढ़ाइए। और इतने लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे दूसरा जो प्रोग्राम है शालिनी प्रोग्राम, जिसमें 9000 लड़कियाँ हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनको कि हम लोग उनको पढ़ाई करा रहे हैं जिससे कि वो जीवन में कुछ बन सकें। आप लोगों से भी मेरी यह इल्तिजा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, और अगर हमारे साथ नहीं तो अपने इलाके के जिन भी NGOs के साथ जुड़िए। जब मैं देख रही हूँ कावा का इतना सुंदर काम, उसी तरह मैं चाहती हूँ। और CRPF के बारे में भी हमने इन दिनों में कई चीज़ें
टेलीविजन में देखने का मौका मिला, किस तरह नक्सलवादी जो क्षेत्र हैं उनमें आप लोग पहले से काम कर रहे हैं, इतना डिजिटल लर्निंग सिखा रहे हैं, महिलाओं को रोजगार उनको सिखा रहे हैं। और अभी तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जो कुछ दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले ही दिखाया गया था, रक्षिता बाइक्स, जो कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों से जो भी दुर्घटनाग्रस्त है उनको लेकर, उनको फर्स्ट एड देकर उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। एकदम मेरे मन में ख्याल आया, जिस तरह रक्षिता आपने चालू की है, क्यों नहीं दक्षिता वाहिनी भी चालू करें। और अभी जब हमने सुना मैडम को श्रीनगर से, शिल्पा जी शायद नाम था ना, हाँ चारू जी, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मुझे लगा कि आप सीआरपीएफ के सारे जवानों के, उनके परिवारों के लिए है। मैं थोड़ा सा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा और आप बाहर निकलें और ये दक्षता आप बाहर भी बांटिए। ये सभी होगा जबकि अगर पूरा समाज, सब लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, हम अपनी बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को पूरा मौका देंगे। अगर आप हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें देखें, हमारी लड़कियों ने इतना अच्छा किया है, सब इतना बढ़िया पढ़ रही हैं। पढ़ के कितनी लड़कियां तो पीएचडी उन्होंने कर ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से। और एक जो हम लोगों के यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हर बच्चे को सिखाया जाए कि आप पैसिव रेसिपिएंट ना बने, कि खुद लेते रहें, आप जितना ले रहे हैं वापस दीजिए। तो हर बच्चे को हम लोग मेंटरिंग करके उनको सिखाते हैं कि हाउ यू कैन गिव बैक। तो इसके कारण हमारे बच्चे इतना हमारी संस्था को सपोर्ट करने लगे हैं, और जो बच्चियां अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जा रही हैं, मेरा उनको एक ही कहना है कि हमें अपने देश का आंकड़ा बदलना है। और ये आंकड़ा अब खाली हमारे से तो नहीं बदल सकता। हम लोग एक बहुत छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, 9,000 10,000 बच्चों तक हम पहुंच पाते हैं हर साल। लेकिन अगर हमारा हर बच्चा उसी तरह आगे बढ़ाएगा इस मिशन को, इस मैसेज को, तो बहुत जल्दी हमारे देश का आंकड़ा बदलेगा, जहां पर रियल में हम एक साथ, जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, वे एक साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल पाएंगी। अगर हम लोग सब साथ चलते हैं तो मैं, क्योंकि इतने सारे परिवार और उनके सब जुड़े हुए हैं साथ में, मैं उनको 2-3 सिर्फ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी। और वैसे तो एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर जब महिलाओं को थोड़ा भी साथ दिया गया, उनको थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया, वे कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। अमाया विश्वकर्मा, जिनको कि पैड वुमन कहा जाता है, आप लोगों ने ज़रूर उनका नाम सुना होगा। उन्होंने मासिक धर्म के बारे में जो संकीर्ण विचार हैं, जो स्टिग्माज हैं, उनको दूर करने में मदद की। रानी रामपाल का नाम सुना होगा आपने, वो झोपड़े में पली बढ़ी, फिर वे हॉकी की कैप्टन बनी। अगर इसी तरह गुंजन सक्सेना, उनके नाम से ही रोमांच होता है कि किस तरह से उन्होंने कारगिल में फाइटर प्लेन्स उड़ाए। तो हमारे पास इस तरह की महिलाओं की कोई कमी नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, फुल विमेन क्रू जो कि न्यूयॉर्क से इंडिया फ्लाइट को लेकर आया, फुल विमेन क्रू। तो विमेन रियली हैव एवरीथिंग गोइंग विद देम। हम लोगों को बहुत कोशिश करनी है, सारी महिलाओं को कोशिश करनी है, हम सबों को मिलकर कोशिश करनी है, तभी हम वैसा भारत बना पाएंगे जो कि शायद पहले होता था, जबकि गार्गी, मैत्रेयी, वो वेद मंत्र वो भी पढ़ते थे और लोग भी पढ़ते थे। हम लोगों को उसी तरह से मेहनत करनी होगी, और किसी के पास भी अब बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि समय कम है और हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। थैंक यू।